हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पर CSIR के SO और ASO के री एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं। और बिफोर वी टॉक, मैं आपको कुछ यहाँ पे ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी अगर कोई स्टे लगवाना चाहता है एग्ज़ाम के प्रोसीजर पर। क्योंकि देखिए, स्टे लगवाने के लिए आपको ये कोर्ट में या कैट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम है उसमें भारी मतलब डिस्क्रिपेंसी हुई है एक, जिसकी मतलब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे कहने का जो मतलब है कि ऐसी डिस्क्रिपेंसी हुई है कि जिसके बाद एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम मतलब होना चाहिए, क्योंकि एक तो सीटें बहुत कम थी, ठीक है, और उसके बाद पूरी तरीके से ऑनलाइन हैकिंग करके एग्ज़ाम करी गई है, और इसमें 2-3 जगह पर ये इंसिडेंट सामने आए हैं। उसके बाद जो नहीं आए हैं उनका कैसे भरोसा किया जाए। और भी कुछ मतलब कि जो चीज़ें रही हैं या चीज़ें इस तरीके के इंसिडेंट सामने आए हैं जिनको देखकर लगता है कि हाँ, नकल एक बहुत बड़े लेवल पे हुई है। और उसके बाद जैसा कि कट ऑफ आई, तो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ अगर 260 जाती है तो ये मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जाएगी। लेकिन साथ में मैंने भी ये बात बोली थी, लेकिन साथ में ये भी मैंने उसमें मेंशन किया था कि अगर नकल हुई है तभी 260 के आसपास जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। क्योंकि अगर एग्ज़ाम का हम बात करें तो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर ठीक है, इजी था, लेकिन फैक्चुअल बेस्ड था। तो चांसेस आर कि कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो 150 नंबर का क्वेश्चन था तो वो 150 में 150 करके आया हो। कुछ तो उसने छोड़ा ही होगा, प्लस उसके कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे। मैं कहता हूँ कि पेपर बहुत सरल था। अगर सब कुछ ABCD लिखने को भी आ जाए ना, तो चांसेस हैं कि कई लोग उसमें उसको भी सीरियल में गलती करके आ जाएंगे। तो इजी से मतलब नहीं है, लेकिन 100% कोई करेक्ट करके आ जाए ये सही नहीं है। उसके बाद अगर आप सेकंड पेपर देखें तो जो सेकंड पेपर था हमारे फर्स्ट स्टेज में, उसमें कुछ ऐसे पोर्शन थे जो आपको मतलब आप कह नहीं, आपको आंसर तो करना ही था, पर आप कह नहीं सकते थे कि आपने सही किया या गलत किया। इवन आप आंसर के आने के बाद भी मतलब आप ये नहीं उसमें क्लेम कर सकते कि जो CSIR ने आंसर दिया है वो सही दिया है कि गलत दिया है, आपको वो मानना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में लेकर और दोनों पेपर को अगर मिला के देखें, उसके बाद 260 नंबर लाना एक मतलब, और 260 तो वो नंबर है जो सबसे लास्ट कैंडिडेट जिस नंबर पे सेलेक्ट हुआ है। तो ये कट ऑफ सच में बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद CSIR और OBC में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए करना क्या है कि RTI फाइल करनी है और CP ग्राम पे कंप्लेंट फाइल करनी है, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है उसको कलेक्ट करना है। तो उसके लिए फाइल कैसे करना है, तो RTI सर्च करना है गूगल पे, और उसके बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। उस पर आपको पहली पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इंटरफेस, और यहाँ पर आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको चेक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, फिर ये फॉर्म खुल के आएगा, राइट। उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दें या जो भी प्रोवाइड करनी है उसको इन्फॉर्मेशन दें। फॉर एग्जांपल आप मतलब RTI में जब RTI फाइल करते हो तो आपको राइट है कि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो वो सही बताइए, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन ना दें दें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दे रहे हैं तो वो सही दें, ये कहने का मेरा मतलब है, करेक्ट। तो अगर अब जैसे कि आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है यहाँ से, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करिएगा, तो वो यहाँ पर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आपको ईमेल देना है। देखिए, ईमेल आप ऐसा दीजिएगा जिस पे आप स्टेटस या RTI नंबर जो भी आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो वहाँ पर मेंशन हो सके, तो आप उसको सेव करके रखिएगा। आपको स्टेटस देखने में, इवन जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उसको देखने में आपको आसानी होगी। उसके बाद देखिए, मोबाइल नंबर पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SMS रिसीव करना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं करना चाहते तो मत दीजिए। ईमेल आईडी आपको कंफर्म करनी है। अपना आपको नाम लिखना है यहाँ पर, जेंडर बताना है। एड्रेस आप नहीं देना चाहते हैं तो आप मत दीजिए, आप स्टेट का नाम सिर्फ डाल दीजिए, ठीक है। और पिन कोड आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। मतलब जहाँ पर मैंडेटरी से एड्रेस में मैंडेटरी नहीं कि आप एग्जैक्ट एड्रेस वहाँ पे लिखें, आप वहाँ पे स्टेट का नाम लिख सकते हैं, इतना इनफ है, ठीक है। इंडिया से हैं आप अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब वहाँ पे जो रेड मार्क है एक्चुअली में मैंडेटरी बनाता है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट एड्रेस दें, तो इसलिए आप स्टेट भी डाल देंगे तो वो आपका जो सब में मतलब सबमिशन हो जाएगा फॉर्म का। उसके बाद आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेटस आपका अर्बन है या रूरल है वो सेलेक्ट कर लीजिए, लिटरेट है इलिटरेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ोन नंबर आपको डालना नहीं है, और सिटीज़न आप जहाँ के आप इंडिया के ही ऑफ कोर्स, और पॉवर्टी लाइन मतलब आप हैं कि नहीं है पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर है तो ठीक है, नहीं है अगर है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो आपको 10 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपका मेन पोर्शन है जहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट लिखनी है, अपने जो क्वेश्चन आपको पूछने वो लिखने हैं। तो देखिए आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपको जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए आरटीआई का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी वहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है, हमें सिर्फ एक लीगल तरीके से कानून के अंदर रहते ही काम करना है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो जो उसके हिसाब से मैंने एक ड्राफ्ट फाइल कर मतलब बना दिया है इसका, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है। तो आप उस पर जाकर उस चीज़ को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन है, आप उनको पढ़ लीजिए। आपको कुछ लगता है कि उसमें मॉडिफाइड करना है, कुछ उसमें लिखना है, कुछ और क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, आप उनको भी पूछ लीजिए। पर हाँ, वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप मतलब कि जो आपके राइट से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ रिलेटेड एग्ज़ाम ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है, अदरवाइज़ वो खुद ही रिजेक्ट कर देंगे, पर आप भी अपनी तरफ से ऐसा मत करें। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे कि हालांकि आप उसको पढ़ेंगे तो मैंने उसमें लिख दिया है कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया। देखिए हमें अब सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कितनी तभी हम सारी चीज़ों को साफ़ कर पाएंगे कि कितनी डिस्क्रिपेंसीज हुई है, क्या डिपार्टमेंट के में कोई इन्वॉल्व है, या फिर ये बाहर हुई है, किस लेवल पे हुई। तो उसके जानने के लिए आपको सारे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपको क्या करना है, मैंने उसमें जो आरटीआई ड्राफ्ट करी उसमें आपका है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कितनी फ़ी कलेक्टिव हुई, जो फ़ी कलेक्टिव हुई कहाँ कहाँ उसको खर्च किया गया, उस सब का आपको ब्यौरा मांगना है। प्लस वो जो भी बता रहे हैं आरटीआई में, ठीक है, प्लस हमें एक सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए, ठीक है, जो वेरीफाई करे कि हाँ जो डेटा दिया गया है वो सही है, ठीक है। तो साथ में मैंने इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया। सेकंड थिंग, जो भी इंसिडेंट सामने आया था एग्ज़ाम के वक्त, जो भी डिस्क्रिपेंसी सामने हुई थी, उस पर क्या एक्शन लिया गया है, रिपोर्ट्स, जो एक्शन लिया गया है, जो एक्शन लिए जा रहे हैं या जो भी रनिंग में है, उन सब की एक सॉफ्ट कॉपी मुझे प्रोवाइड करने के लिए मैंने उसमें ये सारा ड्राफ्ट कर रखा है। तो आपको आरटीआई फाइल करने के बाद 1 महीने के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। अब देखिए अगर वो मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, हाइड करते हैं, आप ऐसा उस आरटीआई में मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है जो वो पब्लिक को नहीं बता सकते। सिंपल वर्ड्स में मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि जिससे देश पे खतरा आ जाए, सही। तो हमने उसको बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट किया है। और अगर देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना तो फिर वो तो बच के निकल जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर वो गलत है तो वो गलतियाँ करेंगे, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन, और फिर उस बिहाफ पर आप स्टे लगवा सकते हैं कि ये हमने फ़ाइल किया, हमको इसका आंसर नहीं मिल रहा है। और इन केस सपोज दैट कोई फाइल कर रहा है अगर आरटीआई, तो आप लोग ग्रुप में इस चीज़ को बता दें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आरटीआई को 10 लोग फाइल करें, इसलिए मैंने सिर्फ मेरे जो ग्रुप बनाने का पर्पज़ ही यही था कि सबको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 लोग कर सकते हैं, उसका रीज़न ये भी एक मैं दे सकता हूँ क्या कि जो वो रिप्लाई कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। अगर वो रिप्लाई में भी डिफरेंशिएशन है तब भी आप उसको लेकर कोर्ट जा सकते हो। तो ये भी मतलब 2-3 लोग फाइल कर दो, सबको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अपना अलग अलग सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और आप तब तक आपके पास ऑप्शन है स्टे रिक्रूटमेंट पे लगवाने का, इवन री एग्ज़ाम का। अगर आपके पास सॉलिड एविडेंसेस हैं तो आप उस पर लगवा सकते हो जब तक कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, इवन थर्ड स्टेज नहीं हो जाती। तो आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, आई थिंक इनफ है स्टे लगवाने के लिए, अगर आप किसी तरीके से कलेक्ट कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद ये आरटीआई का हो गया, आप इसको करके फ़ाइल कर दीजिए, ठीक है। 30 दिन के बाद आप 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई करने का उनका टाइम पीरियड होता है, लिमिटेशन होती है, वो आपको रिप्लाई दे देंगे, करेक्ट। अगर वो मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप फ़र्स्ट अपील फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको आरटीआई एटलीस्ट फ़ाइल करनी है। और अगर कुछ होता है तो मैं फ़र्स्ट अपील कैसे क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा, हालांकि वो भी आसान है। आपको फ़र्स्ट अपील के लिए यहाँ पे करना है और सेम चीज़ यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है, और एक जो आपके क्वेश्चन है आप उन्हीं को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपका आरटीआई का हो गया। फिर सीपी ग्राम क्या था, देखिए सीपी ग्राम और आरटीआई में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। आरटीआई में आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, वो सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। सीपी ग्राम में क्या होता है कि आप जो जो भी कर रहे हैं ना वो कंप्लेन कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो जो भी डिस्क्रिपेंसी, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्लेन करी कि इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी हुई थी ड्यूरिंग एग्ज़ाम, इस पे एक्शन लिया जाए, तो गवर्नमेंट इसमें इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करने, मतलब वो बताएंगे ज़रूर क्या एक्शन लिया गया, पर यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रूल नहीं है, वो एक्शन लेंगे इस पर। तो हालांकि सिस्टम कितना सही है कितना करप्ट है इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि हाँ मैंने ये कोशिशें करी और मुझे ये रिप्लाई मिला, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके थ्रू जाकर एग्ज़ाम करवा सकते हैं या अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बता सकते हैं, उनको पहले से ही पता है, वो यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। मैंने अदर एग्ज़ाम में भी इस तरीके की चीज़ें देखी हैं, तो वो मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, और जब वो इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करते हैं वो गलतियाँ करते हैं, और वो गलतियाँ ही आपके एविडेंस होंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, सीपी ग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको कंप्लेन फाइल करनी है। आप सीपी ग्राम पे चले जाएंगे, आप सर्च करेंगे, इस तरीके का कुछ आएगा, आप उसको खोल लीजिएगा होम पेज इसका। इसके बाद आपको ग्रीवांस पे जाना है, लॉज पब्लिक ग्रीवांस करना है, और आप रजिस्टर्ड तो होंगे नहीं, अगर हैं तो ठीक है आप उस पर लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप फॉर्म सबमिट करने के बाद आप ग्रीवांस लॉन्च कर सकते हैं। सेम चीज़ आप वही इन्फॉर्मेशन उठा के यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे पूछ सकते हैं, उनसे एक्शन लेने के लिए कह सकते हैं। हालांकि बहुत रेयर है लेकिन वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे। देखिए ऑफलाइन आरटीआई में क्या होता है, वो आप पे हो सकता है या वो जवाब ना दें क्योंकि वो रिकॉर्ड तो कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन आपने फाइल कर दी तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब एक सेव होता जा रहा है डेटा, तो वो उनको रिप्लाई करने की बाध्यता होती है, वो करेंगे ज़रूर, ठीक है। अब वो मैनिपुलेटेड करते हैं या सही इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन को करना मैंडेटरी है, तो वो इससे पीछे नहीं हट सकते, और यही आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो आप जितना जल्दी ये करेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। और बात रही कैट में केस फाइल करने की, तो कैट का अगर आप इन पर्सन भी कर सकते हैं, मतलब आप खुद जाके भी कर सकते हैं, हालांकि आपको कैट विज़िट कर लीजिए एक बार अगर आसपास है कहीं पर, या आप फ़ोन पे उनसे कांटेक्ट कर लीजिए अगर कांटेक्ट हो पा रहा है, और वहाँ से ड्राफ्ट वो लोग उनका कैसा फॉर्मेट होता है पिटीशन का वो मांग लीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की, तो वो कर लीजिए आप, और उस ड्राफ्ट के बेस पे आप पिटीशन तैयार कर लीजिए और उस पिटीशन को फाइल कर दीजिए। अगर आप इन पर्सन जा रहे हैं तो वो आपका मतलब कि 50 रुपये का वो लगता है, एक आईपीओ लगता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आप उसके थ्रू उसको फाइल कर सकते हैं, केस आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, सुनवाई होने लगेगी, आप ये एविडेंस जो आरटीआई और सीपी ग्राम से आपको एविडेंस मिलेंगे उनको वहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब किसी एक बंदे का कैट में केस चल रहा है, देखिए कैट का एक रूल ये भी आप समझ लीजिए, जो लोग फाइल कर रहे हैं ना, चांसेस है कि सिर्फ उसी को बेनिफिट मिले, ठीक है, वो सबका लेकर नहीं चलेंगे कि मतलब वो बहुत रेयर ही होता है कैट में। सुप्रीम कोर्ट की बात अलग होती है कि आपने केस फाइल किया तो उन्होंने हो सकता है एक बल्क में सबके लिए डिसीजन जो था उसको रिलीज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है जो कैंडिडेट गए हैं कैट पे हो सकता है उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए, रेस्ट को ना मिले, तो आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप इन पर्सन फाइल कर सकते हैं, आपको बस एक फॉर्मेट समझना है, उसको तैयार करना है, और नहीं तो आप एक वकील कर सकते हैं, मतलब ये तो आपके ऊपर है कि आपके अगर कोई जानने वाला है तो आपको फॉर्मेट तो एटलीस्ट तैयारी कर देगा 1000-1200 में, आप जितना भी वो लेता है 500-1000 जितना भी ले रहा है आप उससे फॉर्मेट तैयार करवा लीजिए कैट का पिटीशन का, उसको इन पर्सन फाइल कर दीजिए। आप अगर अच्छे से तर्क दे पाएंगे वहाँ पर तो वो स्टे लग सकता है, और ये ज़रूरी है जब आप पिटीशन फाइल करें ना, तो कई लोग अगर पिटीशन फाइल कर रहे हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस ग्रुप को बनाने का पर्पज़ ही यही है कि ताकि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें, जो क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि जो CSIR के कैंडिडेट हैं बिल्कुल भी यूनाइट नहीं है, उनको आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसीलिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए कोई सुन नहीं रहा है। तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है ग्रुप में ताकि 10-15-20 लोग जितने भी उसमें इकट्ठा हो सके वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाए,
और अपना काम जो भी है वो करना चाहते हैं, आपस में डिस्कशन करके कैट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, आरटीआई सीपीग्राम जो भी करना चाहते हैं वो वहाँ पे शेयर करके सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं और एक टीम के थ्रू काम कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम हो जाए। अगर ये एग्ज़ाम फेयरली हुआ होता तो ये कट ऑफ मुश्किल से 220 से 230 के बीच में रहती। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा 240 चली जाती और इसमें बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट अंदर आ जाते जो नहीं हो पाया। तो ये अभी भी आपके पास चांस है और आप अगर ये सोच के बैठे हुए कि कोई तीसरा बंदा आकर आपके लिए करने वाला, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपको ही करना पड़ेगा। आप देख लो आपको कैसे करना है। मैं आपको पूरी हेल्प कर सकता हूँ जो इतनी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब देखिए आरटीआई आपको ही फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक रूल आया था आरटीआई में, अगर आपको पता हो। मैं फ़ाइल कर सकता हूँ, थर्ड पर्सन फ़ाइल कर सकता है, लेकिन आप अगर फ़ाइल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हो सकता है मुझे वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे, लेकिन आपको नहीं कर सकते क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, उस एग्ज़ाम का पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप डर रहे हो अपने कभी आरटीआई या हेजिटेशन हो। आपको डरना नहीं है, वो आपके ही लिए, वो नौकर हैं जनता के। ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वो आपके लिए ही बैठे हैं। आप उनको डोमिनेट करो, वो आपको नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपना जो भी आपके रूल्स हैं, जो भी आपके लॉज़ हैं, उनके अंदर रहकर आप उनसे काम करवा सकते हो। वो आपके लिए ही है, पब्लिक के पैसे से ही वो सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करता है तो उसको बता दीजिए कि वो उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे बहुत खेल चल रहा है, आपको खड़े होना पड़ेगा वरना कभी राइट नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतना बेहतर है, और एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट ख़त्म होने से पहले समझ जाओ वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।